इस विद्रोह को शांत कर सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अशोक को यथाशीघ्र तक्षशिला प्रस्थान करने का आदेश दें। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में हो रहे उपद्रव और बढ़ रही अशांति को शांत करने के लिए तक्षशिला जाने का आदेश दे दिया। अशोक अपने बड़े भाई सुसिम की योजना से अनजान अपने दल बल के साथ तक्षशिला की ओर बढ़ चला। अशोक ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला, आज के सिंध प्रदेश तक की लंबी यात्रा तय की। अशोक की व्यवहार कुशलता, उसकी बहादुरी और राज चलाने की उसकी नीति से तक्षशिलावासी पहले से ही परिचित थे। अशोक के तक्षशिला आगमन को वहां के लोगों ने बड़े उत्साह और खुले हृदय से लिया। अशोक का जबरदस्त स्वागत किया गया। तक्षशिला की धरती पर न घोड़े दौड़ाए गए, न तलवार चली, न ही लहू बहा। अशोक के आगमन और उसकी व्यवहार कुशल राजनीति ने आपसी उपद्रव, मनमुटाव को बिना किसी युद्ध के शांत कर दिया। तक्षशिला की सफलता की खबर जब पाटलिपुत्र पहुंची तो सम्राट बिंदुसार का सर और गर्व से भर उठा। अशोक के प्रति स्नेह, अनुराग और आस्था महाराजा बिंदुसार के हृदय में बस गई। यही सुसिम के लिए चिंता की बात थी। सुसिम को उसकी अपनी सत्ता हिलती नजर आई। अशोक को अपने रास्ते से हटाना सुसिम का एकमात्र लक्ष्य बन गया। सुसिम ने अशोक के खिलाफ महाराज के कान भरना शुरू किए। महाराज बिंदुसार को अशोक के विरुद्ध करने के लिए जितने प्रयोजन हो सकते थे सब किए। सुसिम युवराज था, मौर्य साम्राज्य का भावी शासक। उसका इस प्रकार सोचना बिंदुसार को चिंतित किए जा रहा था। सुसिम की बातों में भविष्य के खतरे की गंध आ रही थी। बिंदुसार ने अशोक को अपने से दूर भेज दिया। अशोक को देश निकाला मिल गया। क्रोध और घृणा से भरा अशोक अपने भाई सुसिम की योजना को भली भांति समझ चुका था। अपने हृदय में धड़कती ज्वाला को दबाए अशोक मौर्य साम्राज्य से बाहर निकल गया। मौर्य साम्राज्य के महाराज जो मेरे पिताजी हैं, उनका संदेश आया है। पिता मुझे वापस लौट आने को कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रांत उज्जैन में भयंकर विद्रोह जो छिड़ा है, मेरे अपने ही भाई ने मेरे खिलाफ पिताजी के कान भरे, मेरे खिलाफ किया। यही पिताजी जो निमंत्रण देकर मुझे बुला रहे हैं, उन्होंने देश निकाला का आदेश सुनाते एक पल की भी देर नहीं की। यह कैसा संबंध है? क्या यह निमंत्रण सिर्फ इसलिए है कि मेरे भाइयों में विद्रोह को कुचलने का साहस नहीं? तो युवराज सुसिम को कोई अधिकार नहीं कि वो मौर्य साम्राज्य की प्रजा पर राज करे। जो राजा अपनी प्रजा की भावनाओं, उनकी आवश्यकताओं को न समझता हो, उसे राज करने का अधिकार ही नहीं। एक बार फिर मेरा हृदय क्रोध और ग्लानि से भर आया है। मैं चाहूंगा, उज्जैन अवश्य जाऊंगा। मौर्य साम्राज्य को मेरी जरूरत है। अशोक की जोरदार वापसी हुई। अपनी पूरी ताकत, हौसले और सैन्य बल के साथ उज्जैन के विद्रोह को कुचलने अशोक निकल पड़ा। उज्जैन में घमासान मचा। अशोक ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। विद्रोह को पूरी तरह रौंद दिया गया। विद्रोही मारे गए। मौर्य साम्राज्य की हिलती नींव और गहरे धंसती चली गई। उज्जैनी के इस संग्राम में अशोक को चोट आई। घायल अशोक के उपचार में वैद्य लगा दिए गए। इन्हीं में एक थी बौद्ध सन्यासिनी देवी। दिन रात अशोक की देखभाल में लगी थी। देवी के संपर्क ने अशोक का परिचय बौद्ध धर्म और विचार से कराया। धर्म का विचार अशोक के मन को छू गया था। देवी का अनुराग और उसका संपर्क उसे भाने लगा। आगे चलकर अशोक ने देवी के अनुराग और उसके प्रति अपने लगाव को वैवाहिक रूप में बदल दिया। अशोक उज्जैनी के प्रशासन में लगे थे। उधर पाटलिपुत्र में उनके पिता बिंदुसार बीमार मृत्युशैया पर पड़े संघर्ष कर रहे थे। पिता पुत्र दोनों संघर्षरत थे। दोनों ओर संघर्ष था। संघर्ष था जीवन का
अशोक उज्जैनी के संघर्ष के विजयी योद्धा थे, लेकिन पिता बिंदुसार मृत्यु से अपने जीवन का संघर्ष करते हार गए। मृत्यु ने जीवन पर विजय प्राप्त की। पिता से दूर पिता की मृत्यु के समाचार ने अशोक को पुनः नए संग्राम में ला खड़ा किया। धूल के गुबार उठने लगे, मन में दुख करुणा का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। कई तरह के प्रश्न आपस में टकराने लगे। प्रश्न था आने वाले समय के मौर्य साम्राज्य के गौरव का। पिता नहीं रहे, मुझे पाटलिपुत्र लौट जाना होगा। पितामह चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार के विशाल मौर्य साम्राज्य के भविष्य पर पुनः अनिश्चय के बादल मंडराने लगे हैं। मौर्य साम्राज्य का शासन अपने ज्येष्ठ भाई सुसील के कमजोर हाथों में चला जाने दो। राजकाज से दूर मैं चला जाऊं घने अंधियारे जंगल में। सुसील के हाथों में मैं मौर्य साम्राज्य के विनाश को देख रहा हूं। काल, तूने मुझे पुनः मझधार में ला खड़ा किया है। मेरा जीवन संघर्ष और उठा पटक का चक्र बनकर रह गया है। इससे मुक्ति नहीं। अशोक को साम्राज्य के भविष्य की चिंता थी। कई तरह के प्रश्नों ने घेरा था। वे उसमें उलझते चले जा रहे थे। तभी राधा गुप्त के नेतृत्व में अशोक को चाहने वाले मंत्रियों की एक मंडली आई। राधा गुप्त अशोक को भावी सम्राट के रूप में देख रहे थे। मौर्य साम्राज्य का भविष्य तभी सुरक्षित था जब उसकी बागडोर अशोक जैसे कुशल प्रशासक के हाथ में हो। यदि संघर्ष ही मेरी नियति है तो मैं लड़ूंगा। पितामह चंद्रगुप्त के साम्राज्य की परिभाषा की रक्षा के लिए लड़ूंगा। ये संग्राम महान मौर्य साम्राज्य के गौरव की रक्षा का संग्राम है। जो भी इसके रास्ते में आएगा मारा जाएगा। मौर्य गौरव की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। इसकी राह में मेरे भाई, मेरे संबंधी जो भी आते हैं आने दो। अपने हथियार उठाओ, खोलो घोड़े। जो भी सामने आता है खत्म कर दो उसे। बहने दो खून की नदियां। चलो पाटलिपुत्र की ओर। भयंकर मारकाट मची, खून बहे, जो भी सामने आया मारा गया। अशोक ने साम्राज्य की खातिर अपने सभी भाइयों का कत्ल कर दिया। सुसील मारा गया। मौर्य साम्राज्य का गौरवशाली मुकुट अशोक ने अपने माथे पर धारण किया। जीवन संघर्ष ने अशोक के मोम जैसे हृदय को पत्थर सा बना दिया था। इस हृदय में दया नहीं थी, करुणा का कतरा कतरा सूख चुका था। पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठने के साथ ही अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक के बाद एक कई लड़ाइयां लड़ी। युद्धों का ये सिलसिला लंबा चला, लेकिन एक प्रदेश अभी भी था जो अशोक की पहुंच से दूर था। वो प्रदेश था कलिंग प्रदेश। कलिंग अभी भी उसकी पहुंच से दूर था। कलिंग नरेश राजा अनंत चंद्रभान की जय। कलिंग नरेश राजा अनंत चंद्रभान की जय। कलिंग आजाद था, पराधीनता उसे स्वीकार न थी। उत्तर भारत के समस्त राज्य अशोक के कब्जे में आ गए थे। पूरब में बंगाल और दक्षिण में कृष्णा नदी तक उसका साम्राज्य फैल चुका था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के सबसे बड़े नगरों में गिनी जाती थी। 5 करोड़ से अधिक आबादी का सम्राट अशोक दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट के रूप में जाना जाने लगा। विजय जिसके माथे पर लिखी थी, जो अविजित था, अजय। सिर्फ कलिंग का प्रदेश था जो उसके विजेता होने को चुनौती दे रहा था।
कलिंग का इलाका जहां एक ओर स्थल मार्ग से जुड़ा था, वहीं दूसरी ओर सामुद्रिक मार्ग से भी। इसलिए राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण बना हुआ था। दूरदर्शी अशोक दक्षिण भारत पर अपनी बेहतर पकड़ बनाने के लिए कलिंग को अपने अधिकार में करने के महत्व को भली भांति समझ रहे थे। मौर्य साम्राज्य को अभेद्य बनाना है तो समुद्री मार्ग को अपने कब्जे में करना होगा। सामुद्रिक मार्ग भविष्य में आफत डाल सकता है। कलिंग, हाँ, कलिंग को कब्जे में करना होगा। कलिंग विजय भूमार्ग और जलमार्ग दोनों पर विजय लेकर आएगी। अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अशोक के अश्वारोहियों और पैदल सैन्य बलों ने कलिंग को घेर लिया। जबरदस्त किलेबंदी की गई। देश के बाकी हिस्सों से कलिंग का संपर्क टूट गया। अशोक को लगा कि कलिंग जल्द ही घुटने टेक देगा, लेकिन कलिंग वासी स्वाभिमानी थे, स्वतंत्र विचारों के, स्वतंत्रता प्रिय थे। आजादी प्राणों से अधिक प्रिय थी। भयंकर मारकाट मची। कलिंग का यही प्रदेश संग्राम का केंद्र बना। अशोक के धौलीगिरी के प्रदेश को रौंद डाला। जबरदस्त मुकाबला हुआ। युद्ध चला। 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बना दिए गए। लाखों लोग मारे गए। घायलों की तो गिनती ही नहीं। कलिंग का युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। मानवता आंसू बहाती रही। इंसानियत ने बर्बरता और जुल्म के आगे घुटने टेक दिए। विजयी अशोक की विजय यात्रा कलिंग की भूमि पर निकली, लेकिन इस पराक्रमी राजा के विजय स्वागत में फूलों की पंखुड़ियां नहीं थी। स्वागत में थे कटे पिटे शव, अपने पतियों की मौत